बच्चों, आइए आज हम जानते हैं कारक किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ, कब और कैसे किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले तो ये बात उठती है आखिर कारक है क्या। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के जो उनका रूप है, जिस रूप से उनका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से करवाया जाता है, वह कारक कहलाता है। ठीक, इसे परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, इसे विभक्ति चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं चिन्हों के द्वारा वाक्य में प्रयोग होने वाले संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया से या अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। इसके उदाहरण के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मेरा जो ये वाक्य है, आप ध्यान से सुनिएगा। अध्यापिका ने कविता को पेंसिल से चित्र बनाने के लिए कहा। हमने ये वाक्य बोला। अगर हम इसी जगह कहें कविता पेंसिल अध्यापिका एक चित्र बनाने कहा, तो आपको अटपटा लगेगा ना कुछ। तो सही वाक्य क्या होगा? अध्यापिका ने कविता को पेंसिल से चित्र बनाने के लिए कहा। अब अगर हम इसके आगे बोले कविता ताजमहल चित्र बनाकर आकाश टंगवाने कहा, तो ये फिर अटपटा लगा। तब उचित क्या होगा? कविता ने ताजमहल का चित्र बनाकर आकाश के द्वारा या आकाश से टांगने को कहा। ठीक, फिर हमने अगर बोला परंतु जैसे ही वह मेज चढ़ा, अचानक मेज नीचे गिर पड़ा। अध्यापिका तुरंत उसे उठाया और बोली, आकाश कहीं चोट तो नहीं आई? परंतु ये फिर अटपटा लगा। तो ठीक या उचित क्या होगा? परंतु जैसे ही वह मेज पर चढ़ा, अचानक मेज से नीचे गिर गया। अध्यापिका ने तुरंत उसे उठाया और बोली, अरे आकाश कहीं चोट तो नहीं आई? तो यदि इनमें से जब हमने गलत पढ़ा था, तब हमने इनमें से ने, को, से, के लिए, का, के द्वारा, पर, से अरे शब्द हटा दिए थे। परंतु जब हमने इसका उचित रूप पढ़ा, तब ये सारी चीज़ हमने उसमें रिक्त स्थानों में भर दी। तो हमने जाना कि जब हम गलत पढ़ रहे थे तो जो भी घटनाक्रम हुआ था वो समझ नहीं आया, परंतु जब भली भांति वाक्यों को समझने के लिए हमने कुछ ने, को, से के लिए उसमें आवश्यक जो चिन्ह थे उसको रिक्त स्थान में भर दिए। अतः यही जो हमने चिन्ह लगाए, यही कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, कारक परिवार के अंतर्गत 8 सदस्य होते हैं। जैसे कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। दूसरा है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा आता है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से। जब भी हम किसी काम को करेंगे तब हम इससे का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई काम जब हम किसी की सहायता से करेंगे या द्वारा करेंगे तब इससे का प्रयोग करेंगे। चौथा आता है संप्रदान कारक, जहाँ पर हम को, के लिए का प्रयोग करते हैं। किसको लेके जा रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, तब हमारा होता है संप्रदान कारक। फिर आता है 5वें नंबर पे अपादान। जब कोई भी चीज़ किसी भी वस्तु से अलग हो जाती है, कोई वस्तु किसी से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, तब हम से का प्रयोग करते हैं। फिर आता है संबंध कारक,
ये संबंध बताता है का, की, के या रा, री, रे का। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है में या पर। उसके बाद में आता है हे या अरे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लेते हैं कर्ता कारक। जैसे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, तो कर्ता का अर्थ होता है बच्चों काम करने वाला, और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। अगर हमने उदाहरण के लिए वाक्य लिया मधुर ने चित्र बनाया, ठीक, तो इसमें मधुर क्या है? चित्र को बनाने वाला अर्थात काम को करने वाला। तो मधुर के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह आया? ने। तो जब मधुर के साथ ने विभक्ति चिन्ह आया तो हमने जाना कि कर्ता कौन है? मधुर। गाय ने घास खाई। अब यहाँ काम को करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? गाय, और इसके साथ विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। ठीक, तो विभक्ति चिन्ह ने है और कर्ता घास को खाने वाली गाय है। इसी तरह से दूसरे का उदाहरण लेते हैं हम कर्म कारक का। कर्म का मतलब जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, किसका? क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें, अनुराधा गाना गाती है। क्या गा रही है? गाना गा रही है ना। माँ बच्चे को दूध देती है, तो माँ किसको दूध दे रही है? बच्चे को दूध दे रही है। ठीक है, तो जब हमने देखा जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पहले वाक्य में हमने देखा कि अनुराधा गाना गा रही थी तो गाने के ऊपर पड़ा, और माँ किसको दूध दे रही है? बच्चे को दूध दे रही है। तो क्रिया जो हो रही है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर। तो जहाँ भी हमने देखा को आ गया वहाँ पर कर्म कारक हो गया। ठीक है बच्चों। अब तीसरा आता है हमारा करण कारक, है ना। करण कारक की जैसे कि मैंने आपको बताया कि करण कारक का अर्थ है जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे मैं बस से स्कूल आई या मैं कार से स्कूल आई, तो काम हमने जो कार्य किया वो किसकी सहायता से किया? स्कूल जाने का जो काम किया वो किसकी सहायता से किया? बस से या कार से। तो जब यहाँ पे से लग गया तो हमारा जो करण कारक था वो क्या हो गया? बस या कार। रामू ने मेरे लिए खाना बनाया। जब हमने बोला रामू ने मेरे लिए खाना बनाया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाता है। किसके लिए काम हो रहा है? या इसको ऐसे समझिए, रामू के द्वारा मेरा खाना भिजवा दो। तो किसकी सहायता से काम हो रहा है? रामू की सहायता से ना। तो रामू के द्वारा जब मेरा खाना भेजा जा रहा है तो रामू इसमें काम को करने वाला हो गया, सहायता देने वाला हो गया। तो रामू के द्वारा खाना आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया रामू कार्य को की सहायता करने वाला, इसलिए वो करण कारक हो गया। संप्रदान देखिए, संप्रदान में के लिए किसके लिए कार्य किया जा रहा है? जैसे मैंने कहा मेरे लिए पानी ले आओ, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मेरे लिए ना। तो मैं क्या हो गई? मैं हो गई संप्रदान कारक। डॉक्टर ने बीमार के लिए दवा दी, तो डॉक्टर ने किसके लिए काम किया? बीमार व्यक्ति के लिए। तो जो बीमार है, जो व्यक्ति है, वो क्या हो गया? संप्रदान हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपादान कारक। बच्चों, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो जाती है तब हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पत्ते पेड़ से गिर गए, पत्ते किससे अलग हो गए? से आया, ध्यान रखिएगा। पत्ते पेड़ से गिर गए या अलग हो गए, गिरे तभी तो अलग हुए। तो पत्ते जब पेड़ से अलग हो गए तब से लगाया, इसलिए यहाँ पर से जो है जब अलग हो रहा है तब अपादान कारक है। ये ध्यान रखिएगा,
से जब अलग हो रहा है, किसी चीज़ से जब अलग होती है